हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, पेटीएम के न्यूज़ के बारे में आप सब ने पढ़ा होगा और सुना होगा, लेकिन आज लोगों के मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि क्या पेटीएम अब बंद होने जा रहा है। इसके अलावा कुछ और की क्वेश्चंस भी उठते हैं कि क्या पेटीएम आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा था, क्या वहाँ पर किसी तरीके की बुक्स में गड़बड़ी हो रही थी, क्या इसके ऊपर इसलिए तो नहीं एक्शन लिया गया क्योंकि जियो या किसी और कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना था, क्या पेटीएम के ऊपर इसलिए तो नहीं क्रैकडाउन किया गया क्योंकि उसका कनेक्शन कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ है। तो इस सब के बारे में मैं आपके साथ एक नया पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा और एक अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से शेयर कर रहा हूँ। किसी भी तरीके से इसे इन्वेस्टिंग में यूज़ ना करें, और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो पब्लिक डोमेन से कलेक्ट की गई है, उसके बेसिस पर ही मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी बताई हुई कोई भी इंफॉर्मेशन से आप एग्री नहीं करते हैं या आपको लगता है कि मैंने गलत चीज़ें कही हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू करेक्ट मी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो जनवरी एंड में आरबीआई ने पेटीएम को एक नोटिस इशू किया और उनके बैंकिंग ऑपरेशंस पर तरह तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है? एज पर कंपनी अगर आप देखें तो उसमें वॉलेट्स, फास्टैग्स, एनसीएमसी यानी कि वो ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है, और कुछ और जो उनके सर्विसेज थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें कहा कि 29 फेब के बाद वो ऑपरेशंस वो नहीं कर पाएंगे। तो आरबीआई के नोटिस में जो इसके कारण बताए गए उसके दो टर्म्स को यूज किए जा रहे हैं। पहला ये कि परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस और मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न। अब कंपनी का इस जो नोटिस आया उसको आने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो कंपनी कहती है कि पीपीबीएल यानी कि अगर आप पेटीएम में देखें तो दो कंपनीज हैं, 197 जो कि पेरेंट कंपनी है और दूसरी है वो है पीपीबीएल यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो जो आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस हैं वो 197 पर नहीं है, वो उनके जो बैंकिंग ऑपरेशंस है उस पे है जिसका नाम है पीपीबीएल। तो पीपीबीएल हैज रिसीव्ड रेगुलेटरी डायरेक्टिव फ्रॉम आरबीआई एंड इज टेकिंग इमीडिएट स्टेप्स टू कंप्लाई विद आरबीआई डायरेक्शंस। तो कंपनी का कहना है कि आपने हमें जो भी डायरेक्शंस दिए हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब इस नोटिस आने के बाद जो होना था वो हुआ। स्टॉक प्राइस जो है धड़ल्ले से गिरा और लोअर सर्किट लगा दिया। तो नेक्स्ट डे 20% और उसके बाद 20%, दो सर्किट्स लोअर सर्किट्स अब वो लगा दिया है। तो क्या अब पेटीएम बैंक बंद हो जाएगा? दोस्तों, इस पे बात करने से पहले हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। पहला ये कि क्या पेटीएम में किसी तरीके की इरेगुलरिटीज़ हो रही थी, क्या वो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे? तो इस पे अगर हम देखें तो इसमें कंपनी का जो कॉन्फ्रेंस कॉल में जो रिस्पांस दिया गया है, मिस्टर विजय ने खुद कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हमें अभी तक डिटेल्स नहीं मिले कि हम क्या कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे थे, कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसे हम फॉलो नहीं कर रहे थे, इसके डिटेल्स हमें नहीं मिले हैं। और जब हमें वो डिटेल्स नहीं पता थे तो हम ये उसे कैसे फॉलो करें या ना करें, ये कंपनी का रिस्पॉन्स है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रहे कि 2022 मार्च के आसपास आरबीआई ने उन्हें पहले भी एक नोटिस इशू किया है और उस नोटिस में ये कहा था कि आप अब फ्रेश कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कराएंगे और आप एक्सटर्नल ऑडिट कराएंगे और उसकी फाइंडिंग्स हमें सबमिट करेंगे। तो वो फाइंडिंग्स आरबीआई के पास गई होंगी और उसके बेसिस पर उन्होंने ये एक्शन लिया है। लेकिन इस एक्शन का बेसिस क्या था, उसकी जो डिटेल्स कंपनी का कहना है कि हमारे पास नहीं आई है। तो जब नहीं आई है तो हम उसे कैसे फॉलो करते? तो ऐसा शायद हो सकता है कि आगे आरबीआई उससे डिटेल्स शेयर करे, लेकिन फिलहाल जो कंपनी की जो कहना है कि अभी तक उनके पास इसके डिटेल्स नहीं है। अब जो दूसरा जो क्वेश्चन लोग उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी उठा रहे हैं और तरह तरह के डिस्कशन ग्रुप्स में भी उठा रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये एक्शन जियो को फ़ायदा देने के लिए या किसी और कंपनी को फ़ायदा देने के लिए किया गया है? क्योंकि देखिए, जियो भी रिसेंट टाइम्स में जो है
फाइनेंशियल डोमेन पर आया है, एक तरीके से उसका कॉम्पिटिशन है, सेम वही सर्विसेज जियो भी देने वाला है, तो लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। मुझे नहीं पता फ्रैंकली कि क्या जियो की वजह से ऐसा हुआ है, मैं इसमें कोई स्पेकुलेशन भी नहीं करना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर अपना व्यू पॉइंट में शेयर करिए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि भाव भगवान होता है, यानी कि भाव को सब पता होता है, और भाव यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आप पेटीएम के शेयर गिर रहे हैं और जियो फाइनेंस के शेयर ऊपर जा रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा बैंकिंग डोमेन जो है प्रेशर में है। और अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पास्ट में एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरी कंपनी को नुकसान नहीं दिया गया। ऐसा पास्ट में हुआ है, टेलीकॉम पे हुआ है, हमने देखा है, एयरलाइंस पे हुआ है, हमने देखा है, और नूडल्स में भी हुआ है, ऐसा हमने देखा है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा लोग प्रश्न उठा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इसका कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ ही होगा या नहीं हुआ होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर अपना व्यू भी शेयर करिए। तीसरा जो एक प्रश्न उठ रहा है वो ये कि क्या चाइनीज़ ओनरशिप की वजह से क्या ऐसा तो नहीं कि एक्शन लिया गया। देखिए दोस्तों, जब ये कंपनी शुरू हुई तो उस वक्त जो मिस्टर विजय हैं, विजय शर्मा जी, उनके पास ज़्यादा ओनरशिप थी। फिर उन्होंने कई कंपनीज़ को स्टेक बेचा, जिसमें से चाइनीज़ कंपनीज़ भी थी, अलीबाबा और एंड फाइनेंशियल्स दोनों चाइनीज़ कंपनी हैं, उनकी थी। इसके बाद शेयर होल्डिंग्स में तरह तरह के बदलाव हुए। 2023 तक अगर हम देखें तो विजय शर्मा जी के पास करीब 15.7% कंपनी का स्टेक था, और जो मेजॉरिटी स्टेक था वो एंड फाइनेंशियल, एंड जो कि अलीबाबा की ही कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, और वो नेदरलैंड से ऑपरेट करती है। एंड फिन नेदरलैंड कंपनी का नाम है। तो उनके करीब 23.7% स्टेक थे। तो अगर हम देखें 2023 में क्या हुआ, 2023 में एंड फाइनेंशियल ने अपना स्टेक को घटाया और वो स्टेक जो है विजय शर्मा जी के पास आया। तो अब 2023 के अंत तक आते आते जो विजय शर्मा जी जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर कंपनी के बन गए। तो क्या ये एक्शन जो हुआ वो क्या आरबीआई के पहले नोटिस में देने के बाद हुआ? तो ऐसा लोग इसी वजह से ये प्रश्न उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइनीज़ ओनरशिप की वजह से ये एक्शन लिया गया। अभी भी एंड फाइनेंशियल्स का करीब 9% से ऊपर का स्टेक कंपनी में है। तो इस बारे में कंपनी से जहाँ तक मेरी जानकारी है किसी ने ये पूछा भी नहीं, ना आरबीआई से किसी ने पूछा, तो इसके बारे में कोई पब्लिक डोमेन पर इसका आंसर नहीं है, बट लोग इस पे एक क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब ये कंपनी शुरू हुई थी तो विजय शर्मा जी ने काफ़ी मेहनत से ये कंपनी बनाई, और फिर उसमें देखिए जब आईपीओ आने से पहले कितने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर उसमें आए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये विकीपीडिया का पेज है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि इसमें 2017 में सॉफ्ट बैंक ग्रुप ने इन्वेस्ट किया। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे वॉरेन बफेट की कंपनी ने भी इन्वेस्ट किया, और सिर्फ यही नहीं, मार्च 2015 में रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट किया। तो जब आईपीओ आया लोगों ने देखे, अरे बाप रे इतने बड़े बड़े नाम इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो वो नाम देखकर ही गिर गए कि अरे वॉरेन बफेट इंडिया की कंपनी में पैसा लगा रहा है, ये तो मतलब बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके से उनको जो है रिटेल इन्वेस्टर्स ये देखकर इसमें पैसा लगाए, और उसके बाद क्या हुआ हमें पता है किस तरीके से शेयर टूटा। लेकिन अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, इस न्यूज़ को पढ़िए। इसमें क्या लिखा है, सॉफ्ट बैंक ट्रिम्स स्टेक इन पेटीएम सेल्स अनदर 2% इन अ मंथ। ये इसी साल जनवरी की न्यूज़ है। आरबीआई के नोटिस आने से पहले सॉफ्ट बैंक ने अपने जो स्टेक को ट्रिम कर दिया। एग्जैक्टली अभी कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन क्लियरली आप देख सकते हैं सेल्स अनदर 2% इन अ मंथ, मतलब वो पहले से बेच रहे थे। ये आरबीआई के नोटिस आने से पहले से ही वो बेच रहे थे। अब देखिए एक और चीज़ देखिए, इन भाई साहब को देखिए, ये चेहरा तो आप समझते ही होंगे। वॉरेन बफेट्स बर्कशायर हाथवे एग्जिटेड पेटीएम 2 months ahead ऑफ आरबीआई क्रैकडाउन। तो ये भाई साहब ने भी एग्जिट कर लिया। अब बहुत से रिटेलर लोग इनकी डीपी में फ़ोटो लगाते हैं। भाई साहब आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इनकी कोई स्किल विल नहीं है,
ये सारे इनसाइडर ट्रेडिंग और इनके पास जो वो इन्फॉर्मेशन होती है इसी का खाते हैं। इनके पास इतना पैसा होता है कि किसी के मुंह पे भी मारते हैं और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन इनके पास आ जाती है। काफ़ी लोग ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, आप हमारी कंपनी में आइए, पैसे लगाइए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पैसा डूबने नहीं देंगे। तो इस तरीके से इन नाम का इस्तेमाल करके लोगों को, रिटेलर्स लोगों को एक तरीके से उसमें इनवाइट किया जाता है कि देखिए इतने बड़े बड़े नाम हमारे IPOs में जुड़ने वाले हैं, आप भी जुड़िए, आप भी पैसा लगाइए। अब बाकी रतन टाटा जी ने क्या किया मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्होंने भी एग्जिट कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक प्रश्न तो देखिए उठता है कि इन्होंने, इनकी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त कैसी रही, कैसे इन्होंने टाइम से पहले ही जो है एग्जिट कर लिया, ये हमें थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस वक्त अगर हम देखें तो विजय शर्मा जी के पास सबसे ज़्यादा 19% शेयर कंपनी के हैं, 19% से थोड़ा ज़्यादा, और वो SBO जो है सिंगल बेनिफिशियल ओनर जो कंपनी के बन गए। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का जो फाउंडर है, जो प्रोमोटर है, वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है कंपनी का। तो ये बताता है कि उनका अभी भी कंपनी में स्टेक है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मार्क है कि मैं इसे वेरीफाई नहीं कर पाया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि पेटीएम इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी एनी मोर, ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी हो गई है। अब मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं पता चला कि अभी ये एक इंडियन कंपनी से माने या एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी मांगे। तो ये शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न होता है हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसे डिकोड करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शायद शेयर होल्डिंग का भी जो पैटर्न है वो भी ने भी इस RBI के एक्शन को शायद ट्रिगर किया है, ऐसा लोगों का कहना है। तो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या पेटीएम बंद हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक जो कंपनी के मैनेजमेंट का रिस्पांस है, जो कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने कहा और जगह पे न्यूज़ पे है, तो दे आर प्रेटी कॉन्फिडेंट कि कंपनी बंद नहीं होगी। देखिए दोस्तों, हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो पेटीएम कंपनी है उसकी दो कंपनियां हैं, जैसा कि मैंने बताया 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम बैंक्स। RBI का एक्शन सिर्फ पेटीएम बैंक्स के ऊपर है, यानी कि वो कोई भी बैंकिंग का ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, उनका बैंक का बिजनेस एक तरीके से बंद है। अब उनके जो काफ़ी सारे बिजनेस एरियाज़ हैं, मर्चेंट सर्विसेज हैं, वॉलेट्स हैं और फिनेंशियल सर्विसेज हैं, जो पेटीएम मॉल है, कई तरीके के बिजनेसेस हैं। लेकिन सिंपल सी बात है कि वो पेटीएम बैंक्स को उन्हें बंद करना पड़ेगा, और जहां भी वो पेटीएम बैंक्स को यूज़ कर रहे हैं उसे दूसरे बैंक से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि OCL यानी कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है, वो एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन मर्चेंट वर्क्स विद वेरियस बैंक्स इंक्लूडिंग पेटीएम बैंक। फ्रॉम हेयर ऑन इट विल leverage its relationship with other banks and not with PPBL। यानी कि वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पेमेंट बैंक यूज़ होता था उसे रिप्लेस करके दूसरे बैंक्स ला दिए जाएंगे। तो जहाँ पर भी जो बैंकिंग के अलावा जो ऑपरेशन है वो उनका चलता रहेगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि OCL अगेन जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो पेटीएम के पेरेंट कंपनी है, हैज़ ऑलरेडी बीन वर्किंग विथ अदर बैंक्स since last 2 years. We will now accelerate the plans and completely move to other banking partners. Going forward, Paytm will be working only with other banks and not with PPBL. तो clearly वो कह रहे हैं कि हम अब जो Paytm बैंक्स को यूज़ नहीं करेंगे, उसके अलावा दूसरे बैंक्स को यूज़ करेंगे। अब तीसरी चीज़, with regard to the direction of termination of nodal account। देखिए, नोडल अकाउंट क्या होता है? जब हम पेमेंट करते हैं, आप जब अपना बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसा भेजते हैं किसी दूसरे पार्टी को, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली वहाँ चला जाता है, बीच में एक जगह रुकता है जिसे नोडल अकाउंट कहते हैं, और ये नोडल अकाउंट्स बैंक्स के साथ खोले जाते हैं। तो नोडल अकाउंट अभी वो पेटीएम का ही यूज़ करते थे, अब वो कह रहे हैं कि वो अब RBI ने बोल दिया कि अब नोडल अकाउंट यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो February 29 के बाद वो कह रहे हैं कि OCL and PPSL is in process of moving nodal account to other large commercial banks। ठीक है, तो ये भी उनका ऑपरेशन चलता रहेगा February 29 के बाद। मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट। इसके बाद अगर देखें
कि OCL's मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस आर नॉट अफेक्टेड ड्यू टू डायरेक्शंस टुवर्ड्स आवर एसोसिएट कंपनी। तो देखिए, जो उनके फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जैसे लेंडिंग का, और आप अब तो वो ब्रोकर्स वगैरह में भी आ गए हैं, तो वो सर्विसेज एज इट इज चलती रहेंगी। और अंत में वो कहते हैं कि देयर विल बी रिक्वायरमेंट्स टू हैव सम ऑपरेशनल चेंजेस फॉर विच द वर्क हैज स्टार्टेड wherever customers or merchants have relationship with PPBL। तो ऑलरेडी जो जहां पर उनके मर्चेंट्स या कस्टमर्स जो पेटीएम बैंक्स के साथ डील करते हैं, उनके जो भी नेसेसरी चेंजेस उन्हें करने हैं, उसका काम ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इसकी समरी क्या है? तो अब इसको अगर हम समराइज करें, कौन से उनके बिजनेस आगे भी चलेंगे और कौन से बिजनेस में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा, अगर उसकी बात करें। देखिए, वॉलेट्स जो है, वॉलेट्स का बिजनेस ऑलमोस्ट उनका ज़ीरो हो जाएगा। वॉलेट से जो भी वो थोड़ा बहुत कमाते थे वो अब नहीं कमा पाएंगे। ज़ीरो नहीं होगा पर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन होगा, क्योंकि वॉलेट जनरली आपके अपने जो बैंक्स होते हैं उससे टाइड अप होते हैं। मर्चेंट सर्विसेज यानी कि जब आप दुकान में जाते हैं, आप उसका QR कोड देखकर पेमेंट करते हैं, वो मर्चेंट सर्विसेज होती हैं। तो वो एज इट इज़ चलती रहेंगी, क्योंकि मर्चेंट सर्विसेज जो भी अवेल करता है वो हमेशा पेटीएम के बैंक में पैसा लेना पसंद नहीं करता है। कई दफ़े वो अपने जो चॉइस ऑफ बैंक्स में भी जाना पसंद करता है। जो पेटीएम बैंक्स यूज़ करते थे उन्हें दूसरी बैंक्स पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी चलता रहेगा, फरवरी 29 के बाद भी चलता रहेगा। पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे जो POS मशीन होती हैं या जो आप वेबसाइट पे इंटीग्रेशन होता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत से पेमेंट गेटवेज आज चल रहे हैं जिनके खुद के बैंक्स नहीं हैं, तो वो भी एज इट इज़ चलता रहेगा। उनसे जो उनकी इनकम आनी है वो आती रहेगी। लेंडिंग बिजनेस भी चलता रहेगा। बहुत से ऐसे जो फिनेंस हाउसेज हैं जो लेंडिंग का बिजनेस करते हैं, उनके खुद के बैंक्स नहीं हैं, तो पेटीएम अगर वो करता है तो वो करता रहेगा। अगर हम UPI की बात करें तो क्या पेटीएम का UPI बंद हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा कंपनी का कहना है कि वो उस UPI को किसी दूसरे बैंक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो दूसरे कई बैंक से वो बात कर रहे हैं, दे आर हैप्पी टू ऑनबोर्ड दोज UPIs। तो जो भी आपका UPI अगर आप पेटीएम में रखना चाहते हैं तो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिमिलरली जो उनके कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हैं, वो भी दूसरे बैंक में वो ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। और फिनेंशियल सर्विसेज, जैसा कि मैंने कहा, जो उनके ब्रोकर और दूसरे जो फाइनेंस के ऑपरेशंस हैं वो भी एज इट इज़ चलते रहेंगे। तो ओवरऑल जो उनका मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस है वो चलता रहेगा, ऑपरेशनल रहेगा। कंपनी का कहना है कि 300 to 500 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान होगा जो RBI के इस एक्शन से। तो अब आगे का क्या रास्ता होगा, कंपनी का क्या रास्ता होगा और स्टॉक का क्या रास्ता होगा? देखिए दोस्तों, मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ कि इससे कंपनी को उभरना और स्टॉक को उभरना आसान नहीं होगा। देखिए दोस्तों, फिनेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक बार ट्रस्ट हिल जाता है लोगों का, और ऐसे सिचुएशन में अक्सर हम देखते हैं कि अगर एक सही इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है तो 10 गलत इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है। आज आप किसी भी आप ऑटो ड्राइवर या कैब ड्राइवर से बात करेंगे, उस तक ये खबर पहुंच गई होगी कि पेटीएम अब बंद होने वाला है, विच इज़ नॉट ट्रू। जो ऑपरेशंस हैं एज पर कंपनी वो चलती रहेंगी। तो एक तरीके से लोगों का ट्रस्ट हिल जाता है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मेरे ऊपर किसी ने एक छोटा सा भी चोरी का आरोप लगा दिया, भले ही वो साबित नहीं हुआ, क्या आप मुझे अपने घर में इन्वाइट करेंगे? हमेशा आपके मन में एक डर होगा। तो जहाँ भी पैसे का मामला होता है, लोगों का ट्रस्ट हिल जाता है। तो इससे कंपनी को उभरने में काफ़ी साल लगेंगे। देखिए दोस्तों, मेरी मिस्टर विजय के साथ सिंपैथीज़ हैं। उन्होंने इतने मेहनत से इस बिज़नेस को खड़ा किया, ब्रांड बनाया, घर घर दुकान दुकान तक पहुंचाया, और इस तरीके का सेटबैक लगना किसी भी जो बिज़नेसमैन के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होता है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं इस कंपनी को बेच देता। किस लिए बेचता? इसलिए नहीं कि मैं मोटिवेटेड हो गया हूँ, इसलिए कि अपने कस्टमर्स के भले के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के भले के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के भले के लिए। अब वो उनकी कंपनी है, वो क्या आगे करेंगे ये तो नहीं पता, मेरी बेस्ट विशेज़ है उनके साथ, लेकिन इससे उबरना उनके लिए आसान नहीं होगा। और शेयर प्राइस का उबरना यहाँ से वापस से IPO लेवल के प्राइस तक जाने में मुझे तो लगता है कि कई शायद डिकेड्स भी लग जाएं, अगर उसमें कोई ड्रामेटिक
ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी में होता है, एक नया बोर्ड आता है, एक नया शेयर होल्डर आता है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज़ अगर इसी तरीके से कंपनी चलती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है रिकवरी होना। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे शेयर करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और आप क्या सोचते हैं, क्या ये कंपनी अपने पाँव पर दोबारा खड़ी हो पाएगी, और क्या इसका प्राइस, शेयर प्राइस वापस से IPO लेवल को क्रॉस कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपना फीडबैक शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।